हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसमें क्या आएगा, कैसे आएगा, पूरा लेक्चर अपलोड कर देता हूँ तुम्हारे लिए और सम भी सॉल्व कर देता हूँ। मेन बात तो तुम्हारे लिए ना आईएमपी क्वेश्चन भी बना दिया हो। अभी वाले वीडियो में पूरा लेक्चर मैंने क्या करने वाला सॉल्व करने वाला हूँ। तो आ जाओ, ये 4 चैप्टर है ना बच्चा। कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर हो जाए। ये तुम्हारा मॉड्यूल है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो चैप्टर है ना, फर्स्ट टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दो कॉन्सेप्ट याद करना है, एक तो प्रेजेंट वैल्यू है और एक फ्यूचर वैल्यू। ओके, प्रेजेंट वैल्यू कब काम आता है? प्रेजेंट वैल्यू मतलब होता है कि उसकी जो 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 आने वाले टाइम पे उसकी आज वैल्यू क्या रहेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमेशा डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज होता है। क्या फैक्टर यूज होता है? डिस्काउंटिंग। और जो वैल्यू हमको फ्यूचर में चाहिए, आने वाले टाइम पे फ्यूचर में, तो उसके लिए कंपाउंडिंग यूज होता है। क्या होता है? कंपाउंडिंग। डिस्काउंटिंग फैक्टर पीवी में होता है और फ्यूचर वैल्यू में कंपाउंडिंग। ये याद करना, इसका फॉर्मूला डाल देना, इसके ऊपर तुमको सम्स आएगा। और सब सम मैंने अच्छे से बच्चा अपलोड कर दिया। पहले ये थियरी वाला पार्ट ले रहा हूँ, तो इसका सम अपन अच्छे से प्रैक्टिस कर दिया हूँ, करा दिया हूँ। अब सबसे मेन है इधर क्या दिया है अपने को क्वेश्चन, टाइप वैल्यू मनी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। जब भी हम लोग क्या करेंगे, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, तो सबसे पहले अपने को देखना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग। आज हम काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जब रिटायर होगा तो फ्यूचर में पैसा कहाँ से आएगा। तो रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं हम लोग, बजटिंग करते हैं, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा जमा होएगा। डेट मैनेजमेंट, अगर कर्जा लिया तो कितने टाइम में उसको सेटल करना है। इमरजेंसी फंड कितना रखा है, कितना गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, रिस्क के लिए कितना इंश्योरेंस लिया है और कहाँ का पैसा इन्वेस्ट किया है। अब बच्चे के लिए कहाँ का एजुकेशन। तो ये क्या है तुम्हारा एप्लीकेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस जगह तुमको क्या आता है बच्चा, काम आता है। ये चीज़ तुमको समझना है और याद करना है। तो बेसिक था। अब इधर क्या बोला है सबसे मेन ना, जो मेन मेन है वही पढ़ा रहा बच्चा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ओके, अब दिया है टाइप्स ऑफ बजट। देखो बजट अलग अलग टाइप के होते हैं। तो एक होता है कैश फ्लो बजट। तो कैश फ्लो मतलब कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये ट्रैक करता है कि कितना रिसिप्ट हुआ, कितना पेमेंट हुआ। जीरो बेस्ड बजट का मतलब क्या होता है, इट रिक्वायर दैट एवरी डॉलर अर्न, मतलब एवरी डॉलर मीन एवरी रुपी अर्न बी असाइन ए स्पेसिफिक पर्पज। जो पैसा है वो उसी जगह पे खर्चा होना चाहिए। दैट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब जितना इनकम है पूरा खर्चे में डाल देने का है, बचाना नहीं है। एनुअल बजट क्या होता है, इन्वॉल्व डिवाइडिंग ऑफ कैश इनटू एनवेलप ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, अलग अलग खर्चा। घर का राशन पानी अलग है ना, घूमने फिरने का अलग, ट्रांसपोर्टेशन अलग, स्कूल का अलग। तो अलग अलग गल्ला बना के अलग अलग एनुअल बजट। प्रोजेक्टेड मतलब आने वाले टाइम के लिए कितना बचा करेगा, फ्यूचर बोल सकते हैं। फिक्स बजट जो तुम्हारा फिक्स एक्सपेंस होता है, रेंट हो गया है ना, ईएमआई हो गया, उसके ऊपर हिसाब से निकालना। और रोलिंग बजट क्या होता है मालूम है, दिस टाइप ऑफ बजट दैट इज कॉन्स्टेंटली अपडेटेड एंड एडजस्टेड बेस्ड ऑन चेंज इन इनकम। और जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर बढ़ता घटता उसके साथ तो लोग बजट भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये था तुम्हारा वो। और एक टॉपिक है बच्चा मनी मैनेजमेंट, सिंपल है, आ जाएगा। तो मनी मैनेजमेंट के लिए अपने को क्या करना है, फाइनेंशियल गोल सेट करना है कि आज मेरा पास पैसा है, कल थोड़ी पैसा रहना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बजट बनाएंगे, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर मतलब होता है देखना, कैश फ्लो को हम लोग देखेंगे। अभी जो भी फालतू खर्चा है, बेफुकट है, उसको कंट्रोल करना है। ओके, और थोड़ा साइड में पैसा जमा करना है, क्योंकि नोटबंदी आ गई, लॉकडाउन आ गया, तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि कर्जा है तो कम करेंगे, वरना लेने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा रिटायरमेंट के लिए जमा करेंगे और ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ फायदा हो। आईफोन से अच्छा अपन एक तोला सोना लेके जाए कि उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी। और अच्छा क्रेडिट स्कोर, मतलब जो भी लोन को अच्छे से क्या करेंगे, रिटर्न बैक करेंगे। तो ये मनी मैनेजमेंट है, सिंपल टॉपिक है, ये तुम्हारा काम हो गया। ओके, और ये सेविंग अकाउंट का नकली है, तुम लोग रीड कर लेना जाएगा। सिबिल भी तुमको मालूम है, जो ईएमआई मतलब जो लोन लिया उसका लोन की जो भरपाई करते हैं तुम लोग, अगर टाइम पे पे नहीं है तो सिबिल खराब होता है। सिबिल खराब होता है तो तुमको लोन नहीं मिलेगा, तो इसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है बच्चा। और वही कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा सिबिल अच्छा है, वही टाइम पे करो, अच्छा से इस्तेमाल करो और जो भी रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्सिबल रहो। ये इजी आंसर है। अभी मेन टॉपिक इधर है बच्चा, क्या दिया है मालूम है क्या? आ जाओ, ये क्रेडिट कार्ड तो हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड का फायदा क्या है, अगर तुम्हारे पास पैसा है, लोन की जरूरत है, दोस्त को मांगा भाई पैसा है, तो दोस्त क्या कर सकता है, नहीं रहेगा तो मना कर देगा। पर बैंक ऐसा नहीं, मना नहीं करता, आ जा भाई ले ले। तो क्रेडिट कार्ड बहुत काम आता है, कन्वीनियंस होता है। कन्वीनियंस का मतलब बहुत हेल्पफुल रहता है और एकदम इजी। जरूरी नहीं कि हर बार रोकड़ा लेके जावे, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, काम आसान हो गया, रिवॉर्ड मिलता है, बेनिफिट मिलता है। इससे तुमको स्कोर मिलेगा ताकि तुम क्रेडिट को सही से रिटर्न कर रहे हो। और इमरजेंसी में काम आता है और इससे फ्रॉड प्रोटेक्शन रहता है। पर बुरी बात क्या है भाई मालूम है क्या, बहुत खतरनाक, हाई इंटरेस्ट रेट रहता है। ज़्यादा पैसा अंदर आके तो वो शैतान बन जाता है, खर्चे पे खर्चा करता है। और फिर क्रेडिट कार्ड का फीस बहुत ज़्यादा रहता है ना, चार्जेस। फिर इंसान के पास पैसा आने के बाद क्या हो जाता है, टेम्पटेशन टू बाय थिंग यू कांट अफोर्ड। पैसा आ गया ना, पर जो तुम्हारे पास बोलते हैं ना औकात नहीं, वो उनसे भी ज़्यादा बंदा खरीदता है। तो ये बहुत बुरी बात हो जाती है। और बाद में फिर तुम टाइम पे नहीं करेगा तो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर डैमेज हो सकता है। ये क्रेडिट कार्ड का आंसर है, इजी और ओन वर्ड्स में लिख सकते थे, उसका टेंशन नहीं है। एक आंसर है कंज्यूमर लोन। कंज्यूमर बोले तो कस्टमर, कस्टमर लोन क्यों लेते हैं, व्हाट आर द रीजन।
तुम और मैं कस्टमर है, तो अभी जैसे कि मेरे ट्यूशन के लिए मुझे 55 इंच की टीवी लाना है, वो 35,000 का आ रहा है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो या तो मैं उधार लूंगा या तो ईएमआई करूंगा। तो एक तरफ से कंज्यूमर लोन हो गया, अभी फिलहाल तो सेकंड हैंड ढूंढ रहा हूँ। तो कंज्यूमर लोन क्यों चाहिए? घर की पर्सनल एक्सपीरियंस, शादी वादी के लिए, घर का रेनोवेशन, पढ़ाई के लिए चाहिए। भाई कुछ भी डाल सकते हैं, नीड बोले तो क्यों चाहिए, सिंपल। ज़्यादा सोर्स मतलब कहाँ से आता है, कौन देगा? कंज्यूमर बैंक देगा, एनबीएफसी देगा, जो नॉन बैंकिंग है, मतलब जो आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो नहीं करता है ना, उन लोग भी देगा। तिवारी सेठ, तोतला तिवारी, उन लोग देते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनी लोन देती है, और लेके जाओ। माइक्रो फाइनेंस एक ग्रुप रहता है जो अपनी मेंबर्स लोग को हेल्प करता है, उसका अगर आप मतलब ये साउथ इंडियन में ज़्यादा चलता है। या फिर ये गवर्नमेंट हेल्प करता है, पीयर टू पीयर, दोस्त से उधार लेना है ना, दोस्त से, दोस्ती यारी से। कोऑपरेटिव बोलो तो एक सोसाइटी रहेगा, वहाँ से तुम ले लेंगे, बाद में दे देंगे। फिर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को लोन देती है, गवर्नमेंट का स्कीम आता है मुद्रा लोन, तो ये सब होता है जरिया, सोर्स ऑफ। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टॉपिक अच्छा खासा पढ़ लिया। एक आंसर और है, वो भी करा देता भाई, मेन आंसर है। और क्या है मालूम है, पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, वो दिए है। तो पैसा इन्वेस्टमेंट के ऊपर टॉपिक आएगा कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करो। गाड़ी, गाड़ी तो खरीदना नहीं चाहिए, कोई दिया तो ले लेने। रियल एस्टेट में करो, स्टॉक में करो, मतलब शेयर्स में, बॉन्ड में डालो, इंटरेस्ट मिलेगा। म्यूचुअल फंड में डालो, ग्रो होएगा। ईटीएफ, इंडेक्स फंड में डालो, डिपॉजिट करो गवर्नमेंट के पास। मनी मार्केट में डालो, गोल्ड खरीदो, है ना। एंटिक एंटिक में नहीं खरीदेगा, क्रिप्टो करेंसी में नॉलेज है तो डाल सकते हैं। ये तुम्हारा क्या है, ये ऑप्शंस अवेलेबल इन इन्वेस्टमेंट। ओके, एक ये आंसर पढ़ना है। तो फर्स्ट मॉड्यूल तुमने अच्छे से रिवाइज कर दिया। और मेन बात ना, जो एक्सरसाइज है ना, इधर से ही तुमको क्या आएगा मालूम है कि बच्चा, सम्स आने वाला है। और ये जो सम्स है ना भाई, मैंने सॉल्व कर दिया, फिर से सॉल्व करा देता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा मालूम है कि बच्चा, ये वाला फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्री 1+R/100 ये फॉर्मूला है किसका, मैच्योरिटी लिखना है। दोनों को ये फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे, और जो ज़्यादा आएगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा। फर्स्ट मॉडल इसके लिए अच्छे से पढ़ा है, ताकि पहला मॉडल से एटलीस्ट तो तुम लोग कुछ ना कुछ लिख सकते हो। और मेन बात कैसा है, इसका प्रैक्टिकल सम भी सॉल्व करा दिया हो। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल करा देता हूँ ताकि डाउट क्लियर रहेगा। हाँ बच्चे देखो, ये सम्स है तुम्हारा, कौन सा है, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड रिटर्न। क्वेश्चन पेपर भी है, वो भी ट्राई करता हूँ। तो आपको क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है, रिटर्न दिया है, और रिटर्न ऑन स्टॉक दिया है। अब इसको सम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहली बात तो तुमको कॉलम बनाना आना चाहिए। तो कॉलम में क्या करना है बच्चा मालूम है क्या, अभी इसमें अपन रिटर्न निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं, तो अच्छे से ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले इधर अपन क्या लिखेंगे, रिटर्न्स लिखेंगे, इधर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आर वाले को सॉल्व करता हूँ। किसको सॉल्व करता हूँ, आर वाले को। चला जा। तो कितना रिटर्न दिया है बच्चा, इसका दिया है 30, पहले का 30 है, फिर 30 के बाद 50 है, 50 के बाद 70 है। पेन धोखा दे रहा है, चल पेन चेंज कर देता हूँ, आजा। प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, 0.35, 0.5, 0.15। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पी आर। पी आर बोले तो प्यार नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसको किससे मल्टीप्लाई करने का है, 30 को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10.5। 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10.5। तो इसका टोटल ले लेंगे ना, तो 46 आएगा। ये जो टोटल होता है ना, टोटल, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब टोटल ऑफ पी आर, दैट इज टोटल कितना आ गया, 46%, ये रिटर्न हो गया। ओके, अब इसके बाद अपने को क्या करना है, एक कॉलम बनाना है। हर आर को आर माइनस बार बार से माइनस करेंगे। ओके, हर आर को माइनस करेंगे। ओके, आर बोल तो रिटर्न हो गया, किससे माइनस करेंगे, इससे। टोटल है 30 में से 46 गया तो कितना आएगा बंटी, 30 में से 46 गया तो -16। 50 में से ये माइनस किया तो 4 आएगा। 70 में से ये गया तो 24 आएगा। ओके, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे। ओके, तो इधर कॉलम लिख देंगे, आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256, माइनस हट जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना आएगा दोस्त, 4 का 16 आएगा, 24 का 576 आएगा। अब इसको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इसे लिख, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ओके, आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 256 को 0.35 से क्या कर दिया उन्होंने, मल्टीप्लाई करेंगे, 89.6। 0.5 को 16 से करेंगे, 8.0। 15 को 576 से करेंगे, 86.4। अभी इसको क्या करना है, अपने को ऐड करना है, तो 184 आएगा। ओके, तो अपने को स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का था। क्या निकालने का था, स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन को क्या बोलते हैं बच्चा, रिक्स बोलते हैं। तो मतलब क्या करना है, इसका टोटल फॉर्मूला लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी बता दो। 184 का स्क्वायर रूट मार देंगे, तुमको आंसर आ जाएगा 13.56। तो ये किसको सॉल्व किया तुमने मालूम है क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न बोले तो ये निकाला। स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब क्या किया तुमने मालूम है क्या, रिस्क निकाला। वैसे दूसरे को भी सॉल्व करेंगे, अगर जिसका कम है वो बेस्ट है, मतलब जिसका रिस्क कम है वो बेस्ट रहेगा। और नहीं,
देखो ऐसा 15 मार्क का सम आएगा, ये तुम्हारे लिए सॉल्व कर दिया, सब सम मैंने अपलोड कर दिया हूँ। अगर तुमको मेरा सोल्यूशन चाहिए तो मेरा नंबर भी दे दिया हो बच्चा, ये नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, पूरा लेक्चर सेंड कर दूंगा तुमको। इसका गुरु दक्षिणा तुम लोग 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ पे सकते हो, पूरा लेक्चर मिल जाएगा। तो ये टाइप का सम आएगा ना, कंफर्म में आता ही है तो अच्छे से करा दिया। जो दोनों को कंपेयर करना है, जिसका कम है वो अच्छा है, ओके। अभी नेक्स्ट मॉड्यूल का, ये लास्ट मॉड्यूल से कंफर्म तुमको क्या आने वाला है मालूम है बच्चा, लास्ट मॉड्यूल से कंफर्म सम्स आता ही है। अब एक टॉपिक है रिक्स, ओके। तो रिक्स के ऊपर क्या है, अब एक टॉपिक पहले देखते हो रिक्स। हाँ, सबसे मैंने रिक्स मैनेजमेंट, ओके। तो देखो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, उसमें खतरा है, बिजनेस में भी धंधा में भी लॉस है। ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, जरूरी थोड़ी कि हर बच्चे का एडमिशन आएगा, उस हर धंधे में रिक्स होता है। तो धंधे को मैनेज करना पड़ता है, रिक्स को मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं, तो पहले हम लोग एसेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो मेन रिक्स का क्या है, जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो वो एसेट्स पे, एसेट्स प्रोटेक्टिंग होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी इवेंट आ सकता है, जॉब छूट सकता है, डिसेबिलिटी हो सकता है, इलनेस हो सकता है। तो पहले एसेट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर मिनिमाइजिंग रिस्क एक्सपोजर, उसमें कितना रिस्क है, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट एम्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, उसमें कितना रिस्क होएगा। अगर मैं 1 लाख डाल रहा हूँ तो अगर 20,000 का रिस्क है, डेवलप स्ट्रेटेजी टू मैनेज मिटिगेट दो रिस्क। मिटिगेट बोलो तो मट्टी नहीं डालने का, कम करने की कोशिश करें। मेंटेन स्टेबिलिटी, कोशिश करो कि स्टेबल रहे, है ना। अनएक्सपेक्टेड इवेंट आएगा, लॉकडाउन आएगा, सिचुएशन आएगा, डाउनटाउन आएगा, आप अपने आप को रिस्क मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करके रखना है। और जो भी फाइनेंशियल गोल है, रिस्क को कंट्रोल करते करते फाइनेंशियल गोल भी अप्लाई करना है। और रेजिलेंस, मतलब ऐसा, रेजिलेंस का मतलब होता है कि बाउंस बैक। अगर धंधा में रिस्क है और लॉस है और पूरा पैसा डाल दिया तो खत्म हो जाएगा। तो एक ऐसा स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं रिवर्सल, अगर गिर रहा तो मैं रिवर्सल कैसे जाऊँ, ओके। रेजिलेंस होना चाहिए। और भाई टेंशन तो रहता है, बट टेंशन लेके मतलब नहीं है, अच्छा डिसीजन लेना है। और माइंड जितना शांत रहेगा उतना रिस्क को अच्छे से तुम एडजस्ट कर लेंगे। रिस्क के ऊपर टॉपिक आएगा डाल देने का, ओके। फिर इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, वो नॉर्मल टॉपिक है। देखो लाइफ इंश्योरेंस अपना होता है, ओके। लाइफ बोलो तो जान का, डेथ का जो भी इंश्योरेंस करते हैं। नॉन लाइफ बोलेगा तो मरीन हो गया, फायर हो गया, गाड़ी हो गया। तो ये वन वर्ड्स में पढ़ लेना आ जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है बच्चा, ओके, है ना। और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ये बच्चे वाला आंसर है, तुम लोगों ने पढ़े थे। लाइफ इंश्योरेंस किसका, अपना डेथ की बेनिफिट, हेल्थ बोले तो मेडिकल के लिए, डिसेबिलिटी बोले तो कुछ लूला लंगड़ा हो गया, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए। तो ये टाइप्स ऑफ, ये तुम्हारा वो भी हो जाएगा तुम्हारा। और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी नकली है, एक आंसर छुपा हुआ है, क्या है मालूम है क्या, वो ये है। इंश्योरेंस पॉलिसी भी इजी है, तुम लोगों ने पढ़ा है। जो आंसर नया है वो करा था, मोटर इंश्योरेंस भी देख लेना। अच्छा ठीक है, तो सेकंड टॉपिक पूरा इंश्योरेंस पे था। रिटायरमेंट प्लानिंग, देखो हम लोग हमेशा, हमारी ज़िंदगी में हम लोग हमेशा स्ट्रांग नहीं रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, जॉब भी छूट सकता है, एनीथिंग कुछ भी है। तो फ्यूचर के लिए क्या किया है, तो मैंने अपने रिटायरमेंट के लिए क्या क्या मालूम है क्या? अगर सब अच्छा रहा इंशाल्लाह, तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है, तो अभी कुछ नहीं है, छोटा ही चैनल है, 18,000 सब्सक्राइबर है। हाँ, अगर मैं मान लो 10-15 साल जी भी गया, मेहनत भी कर लिया, तो उसके बाद तो अच्छा खासा चैनल ग्रो हो सकता है। तो मेरा रिटायरमेंट मतलब आज मैं बीज डाल रहा हूँ, मेरे को फ्यूचर में क्या मिलेगा, फल मिलेगा, पेड़ मिलेगा। तो हर इंसान सोचता है कि रिटायरमेंट क्या है। जो गवर्नमेंट के जॉब करता है उसको तो पेंशन मिलता है, पर जो प्राइवेट है उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो लॉन्गर लाइफ एक्सपेंडेंस, पीपल आर लिविंग लॉन्गर देन इवन पीपल। पहले के लोग कम जीते थे, अब ज़्यादा जीते थे, ज़्यादा जीतेगा तो खर्चा भी ज़्यादा लगेगा ना, महंगाई बढ़ी। पहले चीज़ सस्ती थी, अब सब महंगा हो गया। अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है भाई, कभी भी नोटबंदी, लॉकडाउन सिचुएशन आ सकता है, वॉर हो सकता है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, अगर पेंशन प्लानिंग करेगा तो फ्यूचर में सेफ रहेंगे। बच्चा निकाल दिया, बेटी निकाल दी, तो कहाँ रोड पे थोड़ी रहेंगे भाई, अपने पास पैसा किधर भी रह सकते। मेडिकल एक्सपेंस, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। मस्त में स्त्री वाला कपड़ा पहनेंगे, लाइफस्टाइल है ना, अच्छा खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। कर्जा नहीं रहेगा, है ना, कर्जा नहीं लेने का भाई, कर्जा कभी लेना ही नहीं, बात ही खत्म। जरूरत कर्जा तब लेना जब उसको रिटर्न की औकात रखेगा, शांत रहना, ओके। ये रिटायरमेंट के ऊपर एक आंसर है, बना देना। रिटायरमेंट के अलग अलग प्लान बनाए, ये तुमको नाम याद करना पड़ेगा। जैसे ई प्रोविडेंट फंड है, पेंशन सिस्टम है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड दिया है, रिटायरमेंट का दिया है, मतलब ये तुमको याद करना है। स्कीम्स भी दिया है, ओके। रिटायरमेंट के लिए क्या है, जो ईपीएफ है कितना जाता है, 12% से लेके 8.3, ये तुमको याद करना है। कंडीशन ये आएगा, पेंशन बेनिफिट मिलेगा और तुम पेंशन पीएफ का पैसा निकाल भी सकते हो, ओके। और एक सम्स आएगा सैलरी का, जो मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग अच्छे से देख लेना। और इसमें ये भी आने वाला है, ग्रेचुइटी मतलब होता है, देखो पेंशन मतलब होता है जॉब छोड़ने के बाद जो मिलता है पैसा, ओके। जॉब छोड़ने के बाद हर महीना जो मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ज़्यादा मिलता है, उसको पेंशन बोलते हैं। और ग्रेचुइटी पैसा, ग्रेचुइटी का मतलब होता है तुमने 30 साल 20 साल काम किया है, 30 साल 20 साल काम किया, उसका पैसा मिलेगा। ग्रेचुइटी इज द सम ऑफ मनी दैट एम्प्लॉयर गिव टू वर्क इन एप्रिसिएशन फॉर हिज सर्विस दैट वर्कर हैज प्रोवाइडेड टू द बिजनेस। जो उसने 10-20 साल काम बताया,
कंपनी को दिया उस 30 साल का उसको सर्विस मिलता है, जैसे बीएमसी वाले को ज़्यादा मिलता है ना, इससे एक्ट है, मतलब 5 साल से ज़्यादा रहेगा तो ही मिलेगा, एक दिन भी कम किया तो फिर सर्विस नहीं मिलेगा। ओके, इसका एक्ट के हिसाब से बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्राइटेरिया दिया है उसका, ईजी है, कुछ हार्ड नहीं था। और बाकी का जो सम था मैंने बच्चा सॉल्व कर दिया। टाइप्स ऑफ पेंशन के ऊपर आंसर आएगा तो उसको रिवाइज कर लेना, सम्स अपलोड कर दिया हो, शॉर्टकट में थोड़ा समझा रहा था। और जो लास्ट टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, टाइप्स ऑफ रिस्क का आंसर आएगा। ओके, तो ये भी आंसर अपलोड कर दिया हो, देख लेना, सिर्फ ऊपर से जा रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं आंसर। ओके, रिस्क से, रिस्क का मेजरमेंट है, स्टैंडर्ड डिवीजन रिटर्न निकाला, बीटा वाला सम सॉल्व करा दिया, उसको देख लेना तुम लोग। ओके, रिस्क रिटर्न। अभी तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर था ना उसको भी हेल्प कर देता हूँ, ताकि डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, ताकि मालूम पड़ेगा कि क्या पेपर आ रहा है, कैसा आ रहा है। ये देखो, एक पेपर में ये वाला सम आया, ओके, फिर ये सैलरी वाला सम आया, सैलरी का सम आया, सैलरी के बाद फिर एक सैलरी का सम आया जो अपलोड कर दिया था सुबह। इधर क्या दिया दोस्त मालूम है, पोर्टफोलियो, मतलब रियल एस्टेट का फायदा क्या है, म्यूचुअल फंड के टाइप्स बताने का, इन्वेस्टमेंट स्टॉक में क्या क्या फायदा होता है। ओके, और अदर सोर्स का इनकम क्या है, सेविंग अकाउंट है, लोअर इंटरेस्ट रेट, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते, आइडिया आ जाएगा। डैश इज टुडेज वैल्यू, है ना, आज की वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश वैल्यू डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड बोला तो प्रेजेंट वैल्यू आता है। ओके, डिस्काउंटेड बोला तो प्रेजेंट वैल्यू, और कंपाउंडेड बोला तो फ्यूचर वैल्यू। दैट इज नॉट कॉल्ड अंडर मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ क्लेम ऑफ ड्राइवर नहीं आता है। दैट इज फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बोला तो स्टॉक होता है। ओके, स्टॉक बोला तो इन्वेस्टमेंट होता है, थोड़ा मिस्टेक किया रहेगा बच्चे ने। दैट इज द कंपनी ऑफ इंश्योरेंस एंड सेविंग, तो इंश्योरेंस और सेविंग, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ये यूलिप लगता है। दैट इज द फर्स्ट टाइम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, तो सबसे पहले अपन को देखेगा कि आइडेंटिफाइंग द लॉस एक्सपोजर, हाँ, एनालाइज दी, आइडेंटिफाई द लॉस एक्सपोजर, आइडेंटिफाई करेंगे। पोर्टफोलियो विद एन इक्वल इनपुट ऑफ ग्रोथ एंड इनकम एसेट, ग्रोथ एंड इनकम को बोलते हैं बैलेंस। फर्स्ट पेज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो पोर्टफोलियो एनालाइज करेंगे, क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। फिर शॉर्ट नोट दिया है, कंज्यूमर लोन का बुरी बात बताने को, क्रेडिट कार्ड के बारे में डाल सकता है, ग्रेचुइटी का फायदा क्या, लमसम पैसा मिलता है, रिस्क क्यों मैनेज करना चाहिए ना। एक पेपर ये एप्लीकेशन, दूसरा पेपर है एप्लीकेशन मेंटेन क्रेडिट स्कोर, अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना चाहिए। 80 में डिडक्शन कितना है, 1.5 लाख है भाई। सेविंग इन्वेस्टमेंट में टुडे शुड मैच दी फ्यूचर गोल के हिसाब से, मतलब पेपर हार्ड नहीं आ रहा है, इजी आ रहा है। लेक्चर सब बना के अपलोड कर दिया बच्चा, देख लेना, पढ़ लेना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से मेहनत करा दिया हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग इज प्लानिंग विच डील्स विद, किसके साथ डील करता है, वेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, राइट, पीरियड इन विच इंडिविजुअल नॉर्मली अर्न्स इनकम, तो प्री रिटायरमेंट में बहुत कमाता है वो। डैश इज द 3 हेड्स ऑफ द इनकम, तो टोटल 5 हेड्स है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू बी डन ऑन कंटिन्यूस बेसिस। ई किस में आता है, तो इसका डाउट है, देख लेना। इधर क्या बोला है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, एसेट एलोकेशन क्या क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के बारे में फायदा है। ओके, तो जितना हो सकता था उतना मैंने ट्राई किया, तुम्हारे लिए हेल्प कर दिया, आपका काम अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाकी सब लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ, मेरा नंबर तुमको दे दिया हूँ, नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर दो, पूरा बुक का सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब मिल जाएगा तुमको। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखना।